आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना दिनों के बाद कि मैं भूल गया हूँ कि कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं। असल में मैं मजबूर हुआ ये वीडियोस फिर से बनाने के लिए, इसलिए कि मेरे जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो फील्ड वर्क के चक्कर में बाहर गए हुए हैं, अपने अपने फील्ड्स में गए हुए हैं और वो सही से अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है उनके लिए है। और ये पेपर जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ वो रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट हिस्ट्री मेजर के अंदर ये पेपर है। आपको इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। वो पेपर ये है, वो पेपर के अंदर जो है पॉजिटिविज़म नाम का एक आइडिया है। हम उसकी बात करने जा रहे हैं पॉजिटिविज़म के ऊपर। देखिए, पॉजिटिविज़म जो आइडिया है बेसिकली वो किससे इंस्पायर्ड है? वो इंस्पायर्ड है आपके साइंटिफिक रिवोल्यूशन और उसके बाद जो इनलाइटनमेंट की फ़िलासफ़ीज़ हैं उससे रिलेटेड है, उससे जो है इंस्पायर्ड आइडिया है। अगर देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी ये चाहता है कि क्या हो, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हो, साइंटिफिक हो। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग, हाँ, पॉजिटिविज़म के अंदर उस चीज़ को लिया जाता है। सो इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ साइंस एंड मेथड्स ऑफ साइंस बेसिकली। तो साइंस के आइडिया को एक तरह से हिस्ट्री राइटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर किया जाता है। इस वजह से ये पॉजिटिविस्ट हिस्टोरियन हिस्टोग्राफी कहलाती है। हाँ, अब क्या चीज़ है कि जो साइंटिफिक हिस्टोग्राफी है दैट इज़ लाइक कॉमन सेंसिकल हिस्ट्री राइटिंग। सो ई एच कार ने ये बात कही है कि कॉमन सेंसिकल हिस्ट्री राइटिंग और साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग, पॉजिटिविज़म एक तरह से उसका ही एक अम्ब्रेला टर्म आप कह लीजिए। तो अगर देखा जाए तो तीन तरह के स्ट्रीम्स हैं जो इसमें आ जाती हैं। नंबर वन आपके अगस्ट कॉम्ट का जो पॉजिटिविस्ट आइडिया है, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी कह लीजिए। और दूसरा जो है आपको आइडिया है ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म का। वो ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म जो है वो आप कह लीजिए कि जो आइडिया है वो ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म का। और वो तीसरा जो आइडिया है लियोपोल्ड वॉन रांके का आइडिया है। इन तीन आइडियाज़ को मिला करके साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग एक तरह से बनती है। So basically all these three ideas need to be discussed separately, and for that I am going to first refer to the Enlightenment period. Enlightenment. I am not first talking about Auguste Comte because he got inspiration from Enlightenment. So it is better first we understand a little bit about Enlightenment philosophers who impressed Auguste Comte to devise his theory of positivism. Basically, positivism is also an idea taken from Henry Saint Simon, who was his teacher in a way and later and a collaborator also. और इंटरेस्टिंगली उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रह गए थे बाद में। तो हेनरी सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट की। लेकिन हम लोग पहले बात करेंगे इम्प्रेसिज्म की और ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म की। ब्रिटिश इम्प्रेसिज्म की क्यों बात कर रहे हैं? बेसिकली दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम enlightenment. So there were many enlightenment scholars who in fact understood that basically the idea of science should be applied on human sciences basically. So in a way sociology. So basically they believed that knowledge is whatever you gain idea or whatever you gain from your different senses, like your eyes, your ear, your tongue, your skin. So all different senses collect data, and that data should be processed to make knowledge. So basically it is not about scholasticism or
metaphysics kind of things, not only pure logic. Rather, you need to have certain data acquired by your observation through your senses. जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है, वो डेटा जो है उसको प्रोसेस कर करके नॉलेज बनाई जाती है। अब आप ये देख लीजिए कि क्या था कि पहले जो नॉलेज है, आपने देखा था, आपने अगर पढ़ा होगा रेनेसां वगैरह के पीरियड में जब ह्यूमनिज़्म शुरू हो रहा है और उसकी पूरा एक सीरीज़ है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। हाँ, सो उस टाइम में क्या चीज़ था कि अगर रिवील्ड नॉलेज की बात होती थी तो people used to, especially the priests or scholars of theology used to discuss revealed knowledges, and they used to interpret those knowledge. Sometimes the metaphysical people, those who believe in मेटाफिज़िक्स, ऐसा जो आत्मा और परमात्मा की जो बात करने वाले लोग होते हैं, दे बेसिकली टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस which are mostly individual. Interpretation could be very individual, very personal and individual. And whereas natural science, the data for natural sciences were basically observation. So whatever we are observing, we are going to put it down on paper, and that will serve as a knowledge. So basically the revealed sciences, revealed knowledge is directly given by God, whereas the natural knowledge or the natural science, which were called later on natural science. So basically natural science was basically data observed by people. सेंसेस, जो सेंसेस से जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो उन डेटा की बात हो रही है बेसिकली। तो उन डेटा को जब प्रोसेस कर करके हम जो क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली नॉलेज है। अब जैसे बेसिक सी बात है, क्या है, रिवील्ड नॉलेज है। गॉड ने कह दिया कोई चीज़, बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर और किसी भी चीज़ होली बुक के अंदर, और हम क्या है कि इंडिविजुअल जो स्कॉलर्स हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं ना, डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और कहीं पर जैसे मिस्टिक्स लोग होते हैं जो मेटाफिज़िक्स की बात करते हैं, बेसिकली जो मिस्टिकल लोग होते हैं, वो लोग जनरली क्या करते हैं कि दे टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, दे फील इट समहाउ, and they interpret everything on the basis of their individual feeling in a way. So basically we are not talking about those things. We are talking about democratized kind of knowledge, where you can collect different data, observable through your senses, different senses, skin, eye, nose, टंग, स्किन। तो ये सारे जो डेटा हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं और वो सब के लिए एक होते हैं। एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफरेंट। सो स्कॉलिस्टिक डिबेट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कॉलिस्टिक डिबेट, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट दैन ऑब्जर्वेबल डेटा। सो डेटा जो है वो सब के लिए एक जैसा होगा, और उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर आप कोई बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, वो जो है वो साइंस कहलाई, नेचुरल फिलॉसफी, जो अल्टीमेटली नेचुरल साइंस कहलाती थी। और उसके बाद जो है वो साइंस और उसी आइडिया को एक तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इसके अंदर एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन के अंदर, ह्यूमन साइंसेस के लिए बेसिकली। तो वो एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर आपने देखा कि कई अलग अलग, जैसे रेने डेकार्ट ने जो थिंकिंग मैटर की बात की और मैटर की बात की, यानी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि उनकी आइडेंटिटी ही जो है वो बेसिकली आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो देयर आर टू मैटर्स, वन इज़ थिंकिंग मैटर एंड द अदर वन इज़ मैटर। तो वहाँ से चीज़ें बढ़ रही थी, हालांकि उनके बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ भी थे जो साइंटिफिक आइडियाज़ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं मैच करती थी। जैसे ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न विद इन्नेट नॉलेज,
कि कुछ ना कुछ नॉलेज उनके पास ऑलरेडी होती है। ऐसी चीज़ें लाइक द परसेप्शन ऑफ गॉड या इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या होती है कि इन्नेट नॉलेज होती है, उनका ये कहना था। तो लेकिन क्या चीज़ है कि एक तरह से रेने डेकार्ट ने ही एक तरह से शुरू कर दिया था इस ट्रेडिशन को, जिसके अंदर ही वॉज एडवोकेटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ even human bodies, everything, because he considered identity to be what a thinking matter. मतलब अगर आप क्या है आप वो हर चीज़ पे डाउट करना सिखा रहे थे। बेसिकली ही वाज डाउटिंग ऑन एवरीथिंग, लाइक मतलब वो यहाँ तक के कह रहे थे कि क्या मैं हूँ, वो यहाँ तक के कह रहे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने उस कंक्लूज़न पर वो एक तरह से पहुँचे कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। सो बेसिकली थिंकिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे, एंड एवरी अदर थिंग वर मैटर। सो क्या था, माइंड अलग चीज़ है और मैटर अलग चीज़ है, वो उस तरह की बातें कहते हैं। सो थिंकिंग मैटर, माइंड और मैटर, इसकी बात वो करते हैं। He questions almost everything, and that was an important aspect of enlightenment. Later on, we see a few other people like John Locke. You must have heard of John Locke. John Locke gave the idea of a political theory. Basically, politically his political idea of a state is very important. But here we are talking about tabula rasa, जहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो पैदा होता है वो क्या है, टैबुला रासा एक तरह से होता है। ही कम्स एज अ ब्लैंक स्लेट, हाँ, खाली स्लेट के जैसा वो आता है। और वो क्या चीज़ होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस दुनिया में सीखता है। जब यहाँ पर वो होता है तब वो सीखता है वो चीज़ें। जैसे जो ऑब्जर्वेबल डेटा होते हैं वो लेता है और उससे वो एक्सपीरियंस जनरेट करता है। तो बेसिकली एवरी वन इज़ born with tabula rasa. So whatever you give them, if you give them a good experience, they will be a good person. If you give them a bad experiences, they will become a bad person. So he was saying, John Locke was saying that basically the society, the people can be engineered, re-engineered. If you give them a good environment, then you can create different brilliant people, good people around you. So basically tabula rasa का concept है, यानी क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन से क्या बनती है, ऑब्जर्वेशन से लोगों की पर्सनालिटी बनती है या लोग बनते हैं। सो बेसिकली ही वाज सेइंग दैट सोसाइटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर इन्वायरमेंट। सो इफ़ यू आर गिविंग देम एक्सपीरियंस अदर देन द प्रेजेंट वन, और ऐसा एक्सपीरियंस जिससे वो बेटर बने, तो वो चीज़ आप दे सकते हैं। जॉन लॉक जो है इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। टैबुला रासा एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी बात है एक तरह से। ऐसे ही और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे फ्रांसिस बैकन, 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, जिन्होंने बड़ी ही एक उन्होंने किताब लिखी थी जो द न्यू ऑर्गेनन या द न्यू ऑर्गेनिज्म। उसी के अंदर उन्होंने फिर क्या बताया कि कैसे सिस्टमेटिक रिसर्च करना चाहिए। सिस्टमेटिक रिसर्च क्या होता है? तो बेसिकली क्या चीज़ था कि जनरली क्या होता है कि उस ज़माने में डिडक्टिव मेथड वाज मोर कॉमन इन अ वे, जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि यू फर्स्ट हैव हाइपोथेसिस, एक पहले से हाइपोथेसिस होती है, एंड देन यू लुक फॉर डेटा, और उसके हिसाब से आप अपना वो काम करते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो सजेशन दिया वो क्या था, इंडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव मेथड, एंड व्हाट इज़ दैट इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड इज़ that you first give a lots of data, and that data can create a different a picture, a picture of the thing basically. For example, if you place 3 dot here, here, and here, and if you ask somebody to imagine, so what is it? People will suddenly say that certainly say what, that is a triangle. But when you draw a circle,
circle with it, then it will be a circle. You need, when you put on some more dots, some more points to makes that idea. So there will be very very less chance of getting astrayed. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा उतना ज़्यादा जो है वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा। तो ये एक फ्रांसिस बेकन का एक बहुत बड़ा आइडिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो फ्रांसिस बेकन का आइडिया मिलता है। फिर ऐसे ही जो है वो डेविड ह्यूम के जो आइडियाज़ हैं उन सब के सारे जो ये हैं इनलाइटनमेंट फिलोसफर्स हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ रिसर्च, they are emphasizing on the word observable data, and they are also saying that these observable data should be put together to make conclusion. इसके अंदर क्या चीज़ है, बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि ये सारा जो डेटा है उसको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और यू शुड बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, लेट द डेटा स्पीक। बेसिकली जो आइडिया है क्या है, लेट द डेटा स्पीक। सो ये बेसिकली इम्प्रेसिस्ट आइडिया है। और जब हम इम्प्रेसिस्ट आइडिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये इम्प्रेसिस्ट आइडिया वेग आइडिया नहीं, इसका जो है हिस्ट्री राइटिंग में भी आपको क्या मिलता है, एग्ज़ाम्पल मिलता है। जैसे पहली बार जब कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना तो इसके अंदर लॉर्ड एक्टन को जो एडिटर बनाया गया, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उस ज़माने में। क्या कहा कि जो टिपिकली क्या करता है एक तरह से कि इम्प्रेसिस्ट आइडिया को एक तरह से हाईलाइट करता है। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि इस कैम्ब्रिज हिस्ट्री के अंदर हमें क्या लिखना है, ऐसी हिस्ट्री लिखना है। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं वाटरलू की हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो कि ना फ्रेंच को कोई प्रॉब्लम हो उसके अंदर, ना डच को प्रॉब्लम हो, ना ब्रिटिश को प्रॉब्लम हो, ना इंग्लिश लोगों को प्रॉब्लम हो। सो बेसिकली वन ऑब्जेक्टिव आइडिया, वन हिस्ट्री शुड act as a complete history and nobody should have any problem with that history writing. So basically ये आइडिया है कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए हिस्ट्री एम्प्रिसिज्म की एक तरह से, और क्या है, डेटा जो है वो बोलना चाहिए। वेयर इज और ये आइडिया बेसिकली है। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, अगस्ट कॉम्ट की पॉजिटिविज़म के ऊपर, पॉजिटिव आइडिया के ऊपर, जो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। अगस्ट कॉम्ट जो है वो पॉजिटिविज़म की बात कर रहे हैं। पॉजिटिविज़म की बात क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविज़म के एक तरह से वो ये हैं, फाउंडर हैं। उनका आइडिया क्या है, उनका आइडिया बेसिकली ये है कि एक वो बनाना चाहते हैं कैसा, सोशल फिज़िक्स, देयर शुड बी यूनिवर्सल लॉ। हाँ, जैसे न्यूटन्स लॉ है, जैसे केपलर्स लॉ है ना, इस तरह से कि यू हैव डिफरेंट डेटा एंड विद that data you come on a conclusion and you make a kind of law, like first law of gravity, first law of motion, second law of motion, ऐसे ही केपलर के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हैं बेसिकली। सो you must come up with certain laws, like साइंस। तब क्या होगा, कोई गलती नहीं होगी किसी भी तरह की, द हिस्ट्री विल बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब इसी में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं क्या कि एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट सोसाइटी के बारे में डिफरेंट चीज़ों को उठाइए और क्या कीजिए, लॉ बना लीजिए। बेसिकली ही इज़ कॉपिंग हिज मास्टर हेनरी सेंट साइमन हो, जो क्या चीज़ है कि एक तरह से ह्यूमन साइंस बनाने की कोशिश, यानी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल फिज़िक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोशोलॉजी जो है वो एक तरह से बनाई भी। उन्होंने कहा कि सोशोलॉजी शुड बी अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, और उसमें जो है वो डिफरेंट लॉज की बात करें। क्या
सोसाइटी के लॉज हैं, और उन्होंने एक लॉ इसी तरह से उन्होंने देने की कोशिश की। किसने? अगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी देने की कोशिश की, वो लॉ बनाया उन्होंने। क्या कहा कि एवरी सोसाइटी एक्सपीरियंसेस 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ, होल लाइफ। नंबर 1 इज़ व्हाट? नंबर 1 इज़ थियोलॉजिकल स्टेट। थियोलॉजिकल स्टेट या थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर भी उन्होंने कहा कि क्या होता है, जहाँ हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन किससे होता है? थियोलॉजी से होता है। गॉड हैज सेड दिस, गॉड हैज सेड दैट, गॉड आस्क्ड अस टू डू समथिंग लाइक दिस। सो these were the era which was considered to be what? The primary stage or theological stage। थियोलॉजिकल स्टेज, उसके अंदर भी उन्होंने बल्कि कहा है क्या कि 3 उसके अंदर भी होते हैं। जैसे क्या होता है? फेटिशिज्म का स्टेज होता है। फेटिशिज्म का स्टेज होता है जिसके अंदर बेसिकली यू वर्शिप ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल थिंग, वॉट एवर यू फाइंड, you just start worshipping, so something like that. Then you have polytheism जिसके अंदर क्या होता है? polytheism जिसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल गॉड्स होते हैं। रेन का गॉड अलग है, फिर आपके किसी और चीज़ के गॉड अलग हैं, सन गॉड अलग हैं, अर्थ गॉड अलग हैं। सो बेसिकली मल्टीप्लिसिटी होती है किस चीज़ के? गॉड्स की। हाँ, तो वो सेकेंड स्टेज कहते हैं मतलब। और तीसरी बात अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि थियोलॉजिकल स्टेज की जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कौन सी है? मोनोथेइज्म की है। मोनोथेइज्म जहाँ पर क्या हो गया, जैसे क्रिश्चियनिटी आ गई, जिससे जुडाइज़म है, बेसिकली इस्लाम है। सो दे ऑल बिलीव इन वन गॉड, possession of one god. So theological stage had 3 stages: fetishism, number two multiplicity of gods, basically polytheism, and then you have you have monotheism. तो ये 3 स्टेजेस की बात करते हैं, और किसके अंदर? थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर। देन यू हैव सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज जो है मेटाफिजिकल स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पे कहते हैं कि सेकेंड द सोसाइटी एक्सपीरियंसेस the second stage, which is metaphysical stage, when you try to explain everything in what? Metaphysics, that is abstract terms. You are not talking about one god or something like the idea of deism. जैसे वोल्टायर ने आइडिया दिया था क्या? वो deism, the world is a universal clock and there must be a clockmaker, but at the same time the clockmaker is not going to intervene in the functioning of clock. So basically that was the idea of deism, popularized by Voltaire. So उस तरह का आइडिया हो सकता है। then metaphysical idea could be that there is God, spirituality associated with this, जैसे आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं, जिस तरह की बातें होती। तो बेसिकली मेटाफिजिकल आइडिया वेयर यू हैव योर कंसेप्शन ऑफ गॉड बट दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, योर आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट. So that metaphysical state. And then he says that third stage of society is what? Positive stage. The third stage of the society is positive stage, that is scientific stage, where people think in why and how. So the cause and effect. So basically cause and effect. So why certain thing happens, why and or how. So basically science was explaining in those days why the environment changes, why day and night comes, and how night comes, days comes, days come. So basically वाई एंड हाउ का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जा रहा था। एक रात होती है, दिन होती है, दिन होता है, रात होती है, ये क्यों और कैसे और होता है, बेसिकली दैट वाज द मेन थिंग। तो कॉजेज़ की बात करते हैं, और दैट कॉजेज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। हाँ, तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक आइडिया जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था, और इसमें भी क्या नाम है आपके
इनलाइटनमेंट के टाइम में भी, हालांकि इनलाइटनमेंट से ज़्यादा साइंटिफिक रिवोल्यूशन के टाइम में वो आइडिया ज़्यादा था। क्या था आइडिया कि द नेचर, जो गॉड है बेसिकली, या मेटाफिजिकल सेंस में अगर कहें तो द नेचर और द गॉड, गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड इन प्रोपोर्शंस। हाँ, जैसे रेने डेकार्ट ने कहा है ना कि द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज़ मैथमेटिक्स। So everything can be measured and can be understood by applying mathematics. So everything is mathematics. अब आप देख लीजिए क्या है कि जो आप बोल रहे हैं, your speech, it also follows certain mathematical algorithm. If somebody is saying something, he will have to put it into certain grammatical sentence. So there is a structure. So that structure is a kind of algorithm. So something is in algorithm. So जो भी आप बात भी करते हैं तो वो क्या है, स्पीच क्या है, एल्गोरिदम है बेसिकली। हम यहाँ से एल्गोरिदम बनाते हैं और सामने वाले को दे देते हैं, वो बात कर लेता है, वो समझ जाता है उस चीज़ को। तो बेसिकली आवर माइंड, द स्पीकर्स माइंड created a code of algorithm, and the other mind in fact decoded that code and understood our thing. So basically क्या चीज़ है कि the nature has made the world and it can talk to us through मैथमेटिक्स। ये आइडिया बेसिकली है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है क्या कि जब पॉजिटिविज़म के अंदर हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को कॉज और इफेक्ट में देखते हैं। हर चीज़ का कॉज होता है और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड लॉज में जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, तो उसको किस तरह से हम ये कर लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma, हाँ, तो बड़ी सी बात जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, उसको छोटे से फार्मूला में हम बता सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिकली इनफैक्ट एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी चीज़ को। इवन योर लैंग्वेज इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो उसकी बात करते हैं। फिर क्या चीज़ है, अब इसमें जो है क्या कहना है इनका, आपके अगस्ट कॉम्ट का कि जो हिस्टोरियंस का जो रोल है इसके अंदर, किस चीज़ के अंदर, जो हिस्टोरियंस का जो रोल है किस चीज़ के अंदर, इस लॉज के अंदर, कि अगर उनके पास लॉज हैं, मतलब हिस्टोरियन अगर कुछ लिख रहा है तो उसका क्या रोल है हिस्ट्री राइटिंग के अंदर। तो हिस्ट्री राइटिंग के अंदर अगर आप देखिएगा तो क्या रोल है उसका, तो कि एक तरह से हिस्टोरियन जो है वो क्या है, मेयर कलेक्टर ऑफ डेटा ना हो करके वो क्या करेगा कि डेटा कलेक्ट करेगा, और कौन सा यूज़फुल और कौन सा यूज़फुल नहीं है डेटा, उस चीज़ को वो समझेगा, और उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा उस लॉ के साथ। तो अगर आप देखा जाए तो क्या चीज़ है कि जैसे कोई सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, हाँ, तो डेटा क्या है, फोर्स का अमाउंट है, मास कितना है, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन कितना है, और उस फार्मूले को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमें मिल जाएगा, उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। तो कहने का मतलब जैसे मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट हम ले आते हैं। तो बेसिकली क्या है, द वर्क ऑफ ए हिस्टोरियन इज जस्ट टू पुट सर्टेन डेटा into the major law created by the historian in a way, formulated by people, scholars, and he will just put these data into that particular idea, that law, like जैसे अब उन्होंने अगस्ट कॉम्ट ने एक आइडिया दे दिया क्या कि ये थियोलॉजिकल स्टेट है, इस पीरियड में जो है थियोलॉजिकली हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। देन यू हैव व्हाट
you have metaphysical stage of life, then you have positive phase of life. तो अब क्या चीज़ है कि पॉजिटिव, तो बेसिकली इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या करना है आपको, आपको उन सब चीज़ को क्या करना है कि उन सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं कि हाँ उस डेटा को मतलब कलेक्ट करना उसका मेन काम है किसका, हिस्टोरियन का। और कोई ख़ास उसका काम इसमें नहीं है। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि हम लोग समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि दो आइडियाज़ हैं अभी तक जो हमने समझा, वो क्या है कि एम्पिरिसिस्ट आइडिया है जो इनलाइटनमेंट के पीरियड से आ रहा है, और दूसरा जो आइडिया हमने समझा वो किस चीज़ से है, जो पॉजिटिविस्ट आइडिया है। पॉजिटिविस्ट आइडिया जो है वो यूनिवर्सल लॉ में बिलीव करता है। पॉजिटिविस्ट आइडिया जो ऑगस्ट कॉम्ट का है वो क्या कह रहा है कि data should be collected, and on the basis of that data a certain universal law must be formulated to write history. अब जैसे अगस्त कॉम्ट ने 3 लॉज सोसाइटी के दे दिए, स्टेजेस दे दिए, ठीक। तो यू हैव डिफरेंट लॉज। अगर इसी लॉज की अगर इसको समझे ना तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में होगा कि जैसे हम कहते हैं क्या कि जैसे कार्ल मार्क्स ने ही अपना आइडिया दे दिया सक्सेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, 5 सक्सेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या कि फर्स्ट सोसाइटी के अंदर जो पहला ये था, क्या कहते हैं उसको, सक्सेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन था, दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। देन केम व्हाट, देन केम स्लेवरी, देन केम व्हाट, feudalism, then capitalism, then will come what, social dictatorship of the proletariat, basically socialism. तो इसी तरह से, and after that under the leadership of what that proletariat dictator, you will achieve communism. हाँ, सो बेसिकली दैट वाज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। सो ये सक्सेसिव, और जहाँ पर ये आइडियाज़ उसको नहीं लग पा रहे थे जैसे एशिया के अंदर, तो उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। सो बेसिकली क्या चीज़ है कि ही formulated a law, and he was applying that law on different societies. So यहाँ पर यही बात जो है देखने के लिए मिलती है किसके बारे में, आपके जो अभी हमने बात की किसकी, अगस्ट कॉम्ट की। वहीं जो है दूसरा जो एम्पिरिसिस्ट आइडिया है, बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि वी हैव टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी, राइट, एंड फॉर दैट you will have to collect all the facts and let them speak. So it is the duty of the historians just to collect the facts. So data, तो different data जो है उसको आप collect कीजिए और that is enough। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।